पर दिख रहा यह क्वेश्चन पेपर जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर पद के लिए एम्स पटना द्वारा 23 सितंबर 2023 को 2 बजे से लेकर के 5 बजे संध्या काल तक जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को देख लेने के बाद जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर पद के लिए यदि आप इच्छुक हैं, यदि आपने फॉर्म डाल दिया है या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, तो आप जान पाएंगे कि आखिर पद से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। खास करके यदि आप जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर पद के लिए एप्लीकेशन देने के लिए सोच रहे हैं या फिर आपने अप्लाई कर दिया है या फिर आप इस स्थिति में असमंजस हैं कि इस फॉर्म को भरें या ना भरें, तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप निश्चित रूप से कोई ना कोई डिसीजन जरूर कर पाएंगे कि आखिर आपको ये फॉर्म भरने चाहिए या फिर नहीं भरने चाहिए। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर पद के लिए एम्स पटना के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था उसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे और इन 100 प्रश्न में 5 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के थे। ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये दिखा, ये 5 प्रश्न जो हैं वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के थे। इसके बाद आपको 5 प्रश्न जो है वो जनरल अवेयरनेस का था। 5 प्रश्न जनरल अवेयरनेस का आपके स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 5 प्रश्न जो हैं जनरल अवेयरनेस के हैं। वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए हम लोग इसको फास्टली आपको दिखा रहे हैं। ये 5 प्रश्न हो गया। इसके बाद 10 प्रश्न आपके मैथ से थे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 10 प्रश्न पूछा गया था। स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा। ये 10 प्रश्न जो है वो मैथ से पूछे गए थे जो कि आसान प्रवृत्ति के थे। कोई भी स्टूडेंट इसको बना सकता है, काफ़ी इजी था। इसके बाद फिर इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज से भी कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कि पैराग्राफ से रिलेटेड, साथ ही साथ एंटो और सेनो से। इसके बाद सेंटेंस का अरेंजमेंट से भी प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके बाद पुट अप वर्ड, सैनोनिम्स, इसके बाद फिर आपको पैसेज दे करके उससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो इंग्लिश से भी पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी 10 थी। इसके अतिरिक्त 10 प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर नॉलेज से भी पूछे गए थे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से, खास करके एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड इत्यादि, एमएस पावर पॉइंट, इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे गए थे। ये एमएस एक्सेल से संबंधित प्रश्न थे। तो इन कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न की अगर बात करें, ये देखिए एमएस एक्सेल से रिलेटेड प्रश्न था। तो एमएस एक्सेल अर्थात पावर, ये देखिए पावर पॉइंट से रिलेटेड ये प्रश्न था। तो कुल मिलाकर के कंप्यूटर नॉलेज, आप कह दीजिए कंप्यूटर नॉलेज से जो है 10 प्रश्न जो है पूछे गए थे। इसके बाद 60 क्वेश्चन जो थे वो सब्जेक्ट रिलेटेड थे, अर्थात जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर जिस पद के लिए आप अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं या फिर सोच रहे हैं, उससे प्रश्न जो है 60 प्रश्न पूछे गए थे। तो कुल 100 प्रश्न में 5 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के, 5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, अर्थात 40 क्वेश्चन जो है ये आपका हो गया। और 60 क्वेश्चन जो है वो आपके पद से संबंधित पूछे गए थे। तो अभी जो ये एडवर्टाइजमेंट आया है एम्स सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के तहत, इसमें कुल जो है 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय सीमा 90 मिनट का दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 10 प्रश्न, 40 प्रश्न जो होंगे वो आपके लिए, उसमें से 10 क्वेश्चन जीके के, 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज के आप देने चाहेंगे उससे संबंधित रहेंगे। और 40 प्रश्न जो है वो पद से संबंधित होगा, क्योंकि दिल्ली एम्स के द्वारा सीआरई जो निकाला गया है और इसके अंतर्गत यदि आप आवेदन करते हैं तो इसमें कुल 40 प्रश्न जो है वो पद से संबंधित होंगे। तो अभी के सेक्शन में फ्रेंड्स हम लोग उन सभी 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, संचार की ब्लैक बॉक्स अवधारणा के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 1 बॉक्स नंबर 2 सकारात्मक लेकिन वियोजित, बॉक्स नंबर 3 नकारात्मक लेकिन व्यस्त। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों होगा। ब्लॉक बॉक्स कॉन्सेप्ट जो है ये जनसंचार से रिलेटेड प्रश्न है और इसमें अगर आप इंटरनेट के माध्यम से मटेरियल्स निकालेंगे तो काफ़ी ये वाइटल क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट जो है वो बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3 दोनों पर जो है रिलेटेड रहता है, इसीलिए इसका जो है सही जो है आंसर ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है, आप भी सोच करके इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन है, हम संवाद करने के लिए कितनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं? आप जो कम्युनिकेशन करते हैं एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड के साथ या फिर कहीं भी एक वन पर्सन से अनदर पर्सन के बीच, तो उसके लिए कितनी इंद्रियों का उपयोग होता है? तो जनरली आप जानते होंगे कि 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 इंद्रियां जो हैं इन सभी का उपयोग जो है कम्युनिकेशन के लिए होता है। आप जानते होंगे ज्ञानेंद्रियों की संख्या भी 5 होती है और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेट करने में पांचों ज्ञानेंद्रियों का यूज होता है। तो ये कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन था, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, व्हाट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन? रिटेन कम्युनिकेशन का जो है वो सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज क्या है? तो वन हैज टू बी लिटरेट टू यूज इट। रिटेन ऑप्शन को देखिए, सारा ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से जो इसका डिसएडवांटेज है अर्थात जो अवगुण है रिटेन कम्युनिकेशन का, देखिए कम्युनिकेशन जो है मेनली दो रूप से डिवाइड किया गया है, एक ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा रिटेन कम्युनिकेशन। तो रिटेन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा अवगुण डिसएडवांटेज यह है कि रिटेन कम्युनिकेशन को वही व्यक्ति अंडरस्टैंड कर सकता है जो कि लिटरेट हो अर्थात पढ़ा हो लिखा हो। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही जो है रिटेन कम्युनिकेशन कर सकता है और जो अनपढ़ है अलिटरेट है वो इसे नहीं कर सकता है। तो रिटेन कम्युनिकेशन के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि रिटेन कम्युनिकेशन का जो डिसएडवांटेज है वो है सबसे बड़ा इसका दोष कि यदि इलिटरेट व्यक्ति है तो वो इसे नहीं पढ़ सकता है, जो लिटरेट पर्सन है वही इसे यूज कर सकता है। तो निश्चित रूप से इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर होगा। फ्रेंड्स यदि आप इस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं, आपने आवेदन भर दिया है या फिर आप आवेदन देने के लिए सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है इस पद से संबंधित जो सिलेबस है, एक खास सिलेबस जो कि बहुत ही छोटा सिलेबस है, और आप यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको सिलेबस चाहिए तो निश्चित रूप से मैं सिलेबस जो है इस यूट्यूब ऑनलाइन मंच पे आपके लिए सेंड कर दूंगा ताकि आप सिलेबस को भी देख सकें। और यदि आप सिलेबस से पढ़ेंगे ना तो निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूं कि 40 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएंगे उसमें 20 से 25 आप निश्चित रूप से अच्छे ढंग से बना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी एम्स पटना से भी लगभग कर सकते हैं आप 25 या 26 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने कि एग्जामिनेशन दिए थे। तो उन्होंने यह स्पष्ट रूप से देखा, उनको नोट्स को मैंने देखा था, तो उन्होंने जो नोट्स बनाए थे उन नोट्स में से लगभग में 20 से 25 प्रश्न जो है ज़रूर आ गए थे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है। यदि आप फोकस करके पढ़ाई करेंगे इस पोस्ट के लिए तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। आगे जो है आप जानते ही हैं कि अभी का जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वो T20 मैच की तरह है। जी हाँ, T20 मैच ही आप इसे नाम दीजिए। मैं इसलिए T20 मैच कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक लक के साथ जो है प्रिपरेशन तो है ही, लेकिन आपका लक जो है वो सबसे बड़ा इसमें रोल अदा करता है। आप चाहे कितनों भी पढ़ के क्यों ना जाएं, यदि क्वेश्चन फेवरेबल आ जाए तो आप बाजी मार लेते हैं। वहीं अगर आपका फेवरेबल क्वेश्चन नहीं आता है तो आप में कितने टैलेंट क्यों ना हो, आप कितनी भी पढ़ाई करके क्यों ना गए हों, वो एग्जामिनेशन का पीरियड जो 2 या 3 आवर्स का होता है, यदि उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड यदि आप इस पोस्ट के लिए
कोई प्लानिंग बना रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप जो है इससे संबंधित सिलेबस को सबसे पहले देख लें। सिलेबस को रखकर उससे संबंधित सारे फैक्टर को देखें, उससे रिलेटेड टॉपिक्स का नोट्स बनाएं। सारे टॉपिक्स आपको इंटरनेट पे, गूगल क्रोम पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने कि रिटन कम्युनिकेशन या फिर ओरल कम्युनिकेशन, उनसे संबंधित सारे तथ्य जो है गूगल क्रोम पे या फिर जो भी ऑनलाइन मीडिया है उस पर अवेलेबल करवाए हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए कि आखिर प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे समाचार पत्र का आकार नहीं माना जाता है? बर्नियन, ब्रॉडशीट। तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा होगा बर्लियर और ब्रॉडशीट, ये दोनों जो है समाचार पत्र के आकार नहीं माने गए हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किसी संदेश को संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? शारीरिक गतिविधियों द्वारा, चेहरे के भाव द्वारा। तो कोई भी मैसेज को जो है फॉरवर्डिंग करना है तो कैसे आप कर सकते हैं? आप चेहरे के भाव के द्वारा भी करते हैं। मान लीजिए आपको कोई जो है बोला कि चलना है या फिर नहीं चलना है, तो आप क्या करते हैं कि अपने चेहरे को हाँ या ना, सिर हिला करके भी जवाब दे सकते हैं। तो चेहरे के हाव भाव के द्वारा भी जो है कोई व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है इसे आप महसूस कर पाते हैं। शारीरिक गतिविधियाँ, फिजिकल जो है फीलिंग के द्वारा भी जो है कम्युनिकेशन के रूप में आप क्या कहना चाह रहे हैं उसे भी जो है संप्रेषित आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से शारीरिक गतिविधियां एवं चेहरे के भाव दोनों द्वारा जो है मैसेज को कम्युनिकेट किया जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा होगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न को देखिए। ये सब प्रश्न कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपको बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। खास करके यदि आप इस तरह के जॉब को पाना चाहते हैं जिसमें कि सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम है, 4200 ग्रेड पे का जॉब, बहुत ही सुपर शानदार जॉब और उम्दा सैलरी वाला जॉब, तो निश्चित रूप से आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भर करके आप चांस ले सकते हैं T20 मैच की तरह। चलिए नंबर 6 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे संचार का एक तरीका माना जा सकता है? ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोको तथा जाओ का संकेत देने के लिए अपना हाथ दिखाना, निश्चित रूप से ये संचार का तरीका है। आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस बहुत जगह जहाँ की ट्रैफिक लाइट नहीं लगे हुए हैं, डिजिटल मोड नहीं है, तो वहाँ क्या होता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है हाथ के द्वारा इशारा करते हैं कि रुको, जाओ। आज के ज़माने को अगर हम लोग देखें तो हमारे जो भी महानगर हैं वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं, लेकिन यदि हम पूर्व के समय को देखेंगे तो आप जानते ही होंगे कि पहले जो है ऐसा कोई ट्रैफिक डिजिटल सिस्टम नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता था कि ट्रैफिक पुलिस ही जो है हाथ के द्वारा कम्युनिकेशन करते थे, लोगों को कम्युनिकेट करते थे कि जाना है, रुकना है या फिर अस्थिर हो जाना है। तो निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है रुको और जाओ का संकेत जो है हाथ दिखाना जो है वो संचार का एक तरीका है। दूसरा नंबर ऑप्शन है हाँ या नहीं कहने के लिए अपना सिर हिलाना, यह भी जो है संचार का एक तरीका है। तो कहता है कि किसे आप संचार का तरीका कहेंगे? तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों इसके सही आंसर होंगे, इसीलिए तीसरा नंबर ऑप्शन जो है सही आंसर लिया गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का उदाहरण है? यानी रिटेन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रिटेन कम्युनिकेशन का उदाहरण है? तो हैंडबिल्स, मैनुअल, परिपत्र। तो देखिए इसमें जो होगा हैंडबिल्स, यह भी जो है लिखित यानी रिटेन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, मैनुअल यह भी है और परिपत्र भी है। तीनों में जो है आप लिख करके ही मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं या फिर लिख करके ही जो है आप मैसेज को संप्रेषित करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर संचार की लिखित पद्धति का उपयोग किया जाता है? जहां जानकारी को पुनः प्राप्त तथा संग्रहित किया जाना है। यदि इन्फॉर्मेशन को आपको फिर से प्राप्त करना है, फिर से आपको संग्रहित करके रखा जाना है ताकि पुनः इसे फ्यूचर में फॉरवर्ड किया जा सके या फिर अन्यत्र भेजा जा सके, तो वहाँ पे क्या होगा? लिखित पद्धति अर्थात रिटेन जो है मेथड का यूज किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। यदि आप ओरल मेथड का
यूज करेंगे तो ओरल को तो आप सहेज के नहीं रख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है कि आप एक बार बोले और वो समाप्त हो जाता है। तो संचार की लिखित पद्धति जो है, कम्युनिकेशन का रिटेन सिस्टम जो है वो क्या होता है कि उसे भविष्य के लिए भी सहेजा जा सकता है। तो निश्चित रूप से काफ़ी आसान प्रश्न था और ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संक्रिया की व्याख्या रुचि की कमी या द्वेष भावना के रूप में की जाती है। तो देखिए कहता है कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें कि रुचि अर्थात इंटरेस्ट की कमी को जो है आप दर्शाते हैं। तो नीचे देखना, इससे कोई मतलब नहीं है। भौहें ऊपर उठाना, ये तो गुस्सा को दिखाता है, कहीं आप भौं चढ़ा लेते हैं। हिंदी में मुहावरा भी पढ़े होंगे, लोकोक्ति भी है कि भौहें ऊपर उठाना, इसका अर्थ होता है गुस्से में आना। नीचे देखना ये भी नहीं होगा। संकोच करना, इसका अर्थ होता है नेत्र गोलकों की अनियमित गति, ये भी नहीं कोई हुआ। आप मतलब कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आंखें बंद करना, यही इसका सटीक जवाब होगा। ऑप्शन से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आंखें बंद करना, आंख आप बंद कर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, यदि आप आंख ही बंद कर ले रहे हैं तो फिर नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन जो है उसमें इंटरेस्ट आपका बनेगा ही नहीं। तो निश्चित रूप से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया के लिए सही है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए गलत। प्रिंट मीडिया एक समय सीमा के अनुसार काम करता है। प्रिंट मीडिया में समाचारों का बार बार अपडेट होना संभव नहीं है। तो देखिए ये दोनों जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों से संबंधित प्रश्न है। तो कहता है कि प्रिंट मीडिया के लिए सही है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए गलत है। देखिए प्रिंट मीडिया एक सही समय सीमा के अनुसार काम करता है, बिल्कुल प्रिंट मीडिया के लिए सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है ना कि एक समय सीमा के अनुसार ही काम करेगा, ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया क्या होता है कि आप वो वेरिएट रूप में होता है। यदि अभी मान लीजिए कि आप अगर एक बार अभी के समय में अगर आप कोई भी चीज़ प्रिंट आउट कर रहे हैं तो फिर क्या होता है कि वो डिजिटली क्लॉक अनुसार उसमें टाइमिंग लगे होते हैं, टाइमर फिक्स करके आप उसे फिर से प्रिंट कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ एक ही समय सीमा के अनुसार होगा, यह जरूरी नहीं है। आप जो है डिफरेंट टाइम में भी जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसका सही जवाब जो है पहला नंबर जो है वो इसके लिए है। दूसरा नंबर देखिए, प्रिंट मीडिया में समाचारों का बार बार अपडेट होना संभव नहीं है, एकदम गलत कह रहा है। बिल्कुल जो है संभव जो है, प्रिंट मीडिया में समाचारों का अपडेट होना संभव है। प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए क्या है कि एक आपको देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिंट मीडिया के लिए सही होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए वो गलत होना चाहिए। तो प्रिंट मीडिया में समाचारों का बार बार अपडेट होना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की अगर नज़र से देखेंगे तो बिल्कुल यह एकदम गलत कह रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में क्या है कि हम समाचार पत्रों को बार बार अपडेट कर सकते हैं और समाचार पत्रों को बार बार अपडेट होना इसमें बिल्कुल संभव है। इसीलिए जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा, पहला एवं दूसरा दोनों होगा। चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में अवरोध के रूप में कार्य कर सकता है, यानी कम्युनिकेशन में ऑब्स्ट्रैक्ट रूप में कौन जो है अवरोध अर्थात बाधा के रूप में कार्य करता है। चिंता तथा भय, बोलचाल की भाषा में तनाव, तकनीकी तथा विषय विशिष्ट अवधारणाएं। बिल्कुल ये सभी जो हैं कम्युनिकेशन में जो है बाधा देने के रूप में कार्य करते हैं। चिंता तथा भय, यदि आपको एनेक्सिटी है, आप क्राउडी फील कर रहे हैं, आप में डर समाया हुआ है, आप किसी भी बात को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, तो क्या होगा कि आप जो कम्युनिकेशन करेंगे वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। वो चिंता तथा भय क्या होगा कि एक बाधा के रूप में संचार की पद्धति के लिए निश्चित रूप से कार्य करेगा। बोलचाल की भाषा में तनाव, यदि आपके लैंग्वेज में तनाव है, आप प्रेशर में हैं, आपकी भाषा में क्या है कि तनाव है, तो यह भी क्या होगा कि एक संचार के साधन के रूप में बाधा के रूप में कार्य करेगा। तकनीकी तथा विषय विशिष्ट अवधारणाएं, टेक्निकल और स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, ये भी जो है निश्चित रूप से अवरोधक रूप में कार्य करते हैं। आपको टेक्निकल यदि ज्ञान नहीं है, टेक्निकल नॉलेज आप नहीं है, या फिर जो स्पेशल सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट जो होनी चाहिए वो आपके रूप में आपको नहीं है,
तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आप जो संचार के कम्युनिकेशन में अपना रोल अदा करेंगे उसमें आपको बाधा आएगी। तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि संचार अर्थात कम्युनिकेशन में अवरोधक ऑब्स्टेकल बाधा के रूप में कौन कार्य कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये तीनों जो हैं बाधा अर्थात अवरोधक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर चौथा अर्थात तीनों जो है ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार का वह प्रकार जिसमें संचार के लिए शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए लिखित संचार तो है ही, रिटेन कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन का टाइप ही है, समूह संचार ये भी बिल्कुल है, ग्रुप कम्युनिकेशन भी होता है, मौखिक संचार ओरल भी होता है, और गैर मौखिक संचार यानी नन ओरल कम्युनिकेशन ये जो है नहीं है। नन ओरल जो है कम्युनिकेशन जो है कोई भी कम्युनिकेशन का टाइप्स नहीं है। यदि आप कम्युनिकेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे यूट्यूब पे चले जाइए, वहाँ पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप जो है गूगल में सर्च करिए। यदि खास करके यदि आप इस पद को भर रहे हैं तो गूगल में सर्च करके देखिए, आपको कम्युनिकेशन के टाइप्स मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे PDF भी मिल जाएंगे जिसमें कि स्पष्टली रूप से आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि कम्युनिकेशन का टाइप जो है वो ओरल कम्युनिकेशन होता है, रिटेन कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो नहीं होता है। तो निश्चित रूप से आसान प्रश्न था, आप इसे बना सकते थे। चलिए 13वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र सबसे पहले शुरू किया गया था। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है सबसे पहले शुरू किया गया था। फ्रेंड्स यदि आप जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर पद के लिए इंटरेस्टेड हैं तो समाचार पत्र से क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है कि कौन सा समाचार पत्र जो है कब इंडिया में आया, उसका कब पब्लिश हुआ, उसके संपादक कौन थे, सबसे पहले कहाँ से प्रकाशित किया गया। तीन पत्रकारिता से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि आपने इस फॉर्म को भरा है तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी हमारे एक फ्रेंड्स हैं जिनके पास की अच्छा कलेक्शन अवेलेबल है, उनसे मैं PDF लेकर के आपको ज़रूर हेल्प करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्जेज आपको नहीं देना है, लेकिन आप यदि फॉर्म को भरे हैं तो बताएं कि हाँ हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, तो आपको निश्चित रूप से वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए तो यह प्रश्न काफ़ी आसान था कि समाचार पत्र जो है सबसे पहले कौन सा शुरू हुआ था। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन के समान स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के बीच के संचार को क्या कहा जाता है। तो क्षैतिज संचार कहा जाता है। संचार के ये भी टाइप है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जो है प्रबंधन के समान स्तर पर सभी कार्यरत अधिकारियों के बीच के संचार को हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहा जाता है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टूल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड व्हेन बिल्डिंग पब्लिक रिलेशन विथ एम्प्लॉय। तो ये टारगेट चार्ट होगा। टारगेट चार्ट जो है इसका सही आंसर है। वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए सारे प्रश्न पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप तर्क के आधार पर बना सकते हैं। चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखिए, संचार की CRIF कॉन्सेप्ट का विस्तारित रूप क्या है। यह कम्युनिकेशन का SRIF का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रेलिवेंट इन्फ्लुएंस फैक्टर। चलिए 17वां नंबर प्रश्न देखिए, समूह संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परस्पर संवाद तथा सूचना की कोटि समूह के आकार पर निर्भर करती है, यह केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, केवल एक। परस्पर संवाद यानी म्यूचुअल कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन की कोटि समूह के आकार पर निर्भर करती है। ग्रुप का जो है साइज क्या है इस पर डिपेंड करता है। परस्पर संवाद अर्थात कम्युनिकेशन जो है सूचना, म्यूचुअल कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रुप के साइज पर निर्भर करती है। यदि आप ग्रुप कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। चलिए नोट्स में ये स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, नोट्स अगर आप अच्छे ढंग से बना के पढ़ते हैं तो इस प्रश्न को आप सही कर पाएंगे। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पारस्परिक संचार का उदाहरण नहीं है? तो बिक्री काउंटर। देखिए बिक्री काउंटर जो है वो अनौपचारिक म्यूचुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। बिक्री काउंटर पे क्या होता है कि आप कहीं काउंटर, चाहे वो कपड़े का हो, किराना दुकान का हो या फिर राशन का हो, कोई भी काउंटर जहाँ की सेलिंग पर्पस से वो लगाया जाता है, तो वहाँ पे ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप एम्प्लॉय या फिर वो जो स्टाफ वहाँ पे जो हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप उससे कम्युनिकेट करें। बस उसका यही बस मेन उद्देश्य होता है कि आप वहाँ जाएं और आपको अपने सामान से रिलेटेड जो भी है उसको आप लें और साथ ही साथ ले करके सिंपल वे में जो है आप निकल जाएं। वहाँ पे ये नहीं देखना है कि आपको उससे खूब कम्युनिकेट हो करके तभी करना है। तो इसीलिए यह प्रश्न को ध्यान से देखिए। कहता है कौन सा अनौपचारिक पारस्परिक कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है? कैंटीन या रेस्तरां में वार्तालाप। वार्तालाप जैसे ही हो गया कन्वर्सेशन, तो क्या होगा कि वो कम्युनिकेशन का तो टाइप होगा ही। मार्ग परिचर्चा, यदि आप मार्ग में जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच जा रहे हैं या फिर अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ भी अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी उदाहरण होगा। मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ निजी परिचर्चा, यदि फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव या फिर फैमिली मेम्बर के साथ आप कोई डिस्कस करते हैं तो वो भी क्या होगा कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन बिक्री काउंटर पर जो है वो म्यूचुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं बन सकता है। वहाँ पे क्या होगा कि बस आप मतलब जो जितनी आवश्यकता है उतना ही जो है आपको कम्युनिकेट करना है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर चौथा है। उम्मीद है आप प्रश्न के आंसर जो मैं डिस्कस करके बता रहा हूँ उसे आप समझ गए होंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन चूंकि डिस्कस वे में आप यदि देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यूं ही मैं पढ़ते जाऊँ और आप देखते जाएं, सुनते जाएं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। फिर आपको क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे या फिर आप उसे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को डिस्कस करके बताना एक तरह से मजबूरी भी है, क्योंकि डिस्कस करके बताएंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे इसमें क्वेश्चन है जिसे कि आप थोड़ा सा माइंड लगा करके इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए डिस्कस करना फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूरी है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है। खास करके यदि आप कम्युनिकेशन मास मीडिया जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आप इस प्रश्न को निश्चित रूप से बना सकते हैं। कहता है ऑल इंडिया रेडियो ने FM रेनबो चैनल किस वर्ष शुरू किया? तो 1993 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखिए, संचार की प्रक्रिया में कितने प्रमुख तत्व शामिल होता है? कहता है कि हाउ मेनी इम्पोर्टेंट एलिमेंट इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन। तो 5 जो हैं प्रमुख तत्व जो है शामिल होते हैं। हो सकता है कि ये प्रश्न हूबहू आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें रिपीट कर जाए। तो फ्रेंड्स ये 60 प्रश्न जो हैं वो गागर में सागर के समान है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बेहद भी आई हैं। निश्चित रूप से इन सभी 60 प्रश्न को आप अपने नोट्स बुक में लिख लें और उसे बारंबार पढ़ें। इससे आपको दो फायदे में होंगे। एक तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आखिर प्रश्न का स्तर कैसा है, और दूसरा आपको यह भी समझने में आसानी होगी कि ये सारे प्रश्न आखिर किस टॉपिक से लिए गए हैं, और आप उस टॉपिक्स को अच्छे ढंग से कलेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इससे यह भी आप समझ पाएंगे कि ये सारे प्रश्न जो हैं वो किस सिलेबस के अंतर्गत कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी फ्रूटफुल होगा, खास करके यदि आप इसको सीरियसली लिखते हैं और लिख करके आप इसे याद करते हैं और पढ़ते हैं, साथ ही साथ इससे संबंधित और भी तथ्य के बारे में जानकारी निकाल करके उसे अपने नोट्स में शामिल करते हैं। चलिए 21वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है ओरल कम्युनिकेशन के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? यह स्वतः तथा प्राकृतिक होता है, शब्द अस्थाई होते हैं। तो देखिए शब्द अस्थाई होते हैं, ये जो है लाभ नहीं होगा। शब्द से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन है तो ये जरूरी नहीं है कि वो शब्द जो है अस्थाई हो जाएगा। वो तो एकदम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल आप पढ़े होंगे ना कंप्यूटर साइंस में। अस्थाई होगा, अस्थाई तो तभी होगा ना जब आप रिटेन कम्युनिकेशन करेंगे, आप लिखित संचार करेंगे। मौखिक संचार कर रहे हैं आप तो फिर उसमें शब्द कैसे अस्थाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो एकदम कट हो गया, ये तो इसका लाभ होगा ही नहीं। शब्द अस्थाई बिल्कुल नहीं होगा, शब्द इसमें अस्थाई होता है। आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जो वर्ड होता है वो क्या होता है? अस्थाई होता है, क्योंकि आप बोलते हैं,
बस बोल दिए वो बात समाप्त हो जाती है, इसीलिए वो अस्थाई होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर पहला पढ़िए, यह स्वतः तथा प्राकृतिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। स्वतः यह सेल्फ होता है, नेचुरली होता है। आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ तो क्या होता है कि स्वतः ये जो है बातें निकल करके नेचुरली जो है सामने आ जाती है। मान लीजिए कोई आपको कोई प्रसन्नता वाला बात कह रहा है तो फिर आप भी सुन करके स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आपको गाना मान लीजिए अच्छा गा करके सुना रहा है तो क्या होता है कि यदि गाना अच्छा है तो आप उसके प्रति खुद अट्रैक्टिव हो जाते हैं, खुद अट्रैक्ट होकर के हो जाते हैं। और ये सारी प्रक्रिया जो होता है सेल्फ होता है, नेचुरली होता है। कहीं पे आप देखते होंगे कि ओरल कम्युनिकेशन में कोई आपसे अपना दुखड़ा सुनाता है, वह अपनी व्यथा सुनाता है, अपनी मजबूरी सुनाता है, अपनी दयनीय स्थिति को बताता है, दुखद स्थिति को बताता है, तो क्या होता है कि आप नेचुरली जो है सैड फीलिंग करने लगते हैं। तो उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो ओरल कम्युनिकेशन का एक अच्छा लाभ क्या है कि यह नेचुरली होता है और सेल्फ होता है। लेकिन रिटेन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप सोच करके लिखते हैं और वो जो है अस्थाई होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलिए 22वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे पीआर की कार्यात्मक भूमिका माना जाता है। पीआर जो है एक तरह का पद भी है, पीआर का वैकेंसी भी आता है। तो कहता है पीआर की कार्यात्मक भूमिका जो है क्या माना जाता है। तो सूचना एकत्र करना तथा रुझानों की निगरानी करना, सूचना योजना तथा सूचना प्रसार करना। देखिए पीआर जो होता है ना, प्रेस रिप्रेजेंटेटिव, तो उसका यह भूमिका होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और जो भी रुझान पब्लिक के बीच गया है इन्फॉर्मेशन का, उसका निगरानी भी वो करेगा। संचार की योजना और संचार का प्रसार, इन्फॉर्मेशन का वो प्लानिंग भी करेगा और इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का भी करेगा। तो पीआर का ये दोनों जो है भूमिका माना जाता है। पद से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है कि उसका क्या रोल होता है पीआर का। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही आंसर हैं। चलिए 23वां नंबर प्रश्न देखिए, एडवर्ड डी हॉल ने व्यक्तियों के परिवेश के संबंध में कितने प्रकार के निजी स्थानों का उल्लेख किया है। तो 3 प्रकार के। चलिए आप नेट से देख लेंगे कि ये जो है 3 प्रकार है या नहीं, और एडवर्ड टी हॉल का क्या कथन है, उनका क्या वक्तव्य है, वो भी आपको मिल जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, संचार आवश्यकता की मूल बातें लोकप्रिय रूप से LIICA लक्षण के रूप में जानी जाती है। वहाँ आई का अर्थ क्या है, यह भी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आई का अर्थ जो होगा वो होगा इंटरेस्ट एंड इंफॉर्मेशन। चलिए 25वां नंबर प्रश्न देखिए, शारीरिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो सांकेतिक संचार के रूप में जाना जाता है। आप फिजिकली रूप से जो है कम्युनिकेट करते हैं तो फिजिकली में क्या होगा कि आप संकेत दे करके ही करेंगे ना, मौखिक तो होगा नहीं, आप बोल नहीं रहे हैं, फिजिकली आप दर्शा रहे हैं कम्युनिकेशन को। जैसे सिर को हिला रहे हैं या फिर आँख के द्वारा भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप क्या करते हैं कि आँख को बंद कर लेते हैं या फिर आँख आप रिझाते हैं या फिर आँख को आप बड़े करके भी दिखाते हैं। अंकीय संचार ये भी जो है कम्युनिकेशन का कोई मेथड है नहीं कि डिजिट कम्युनिकेशन तो होता ही नहीं है। दृश्य संचार विजुअल कम्युनिकेशन है, लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन से आप शारीरिक भाषा के माध्यम से कह रहा है कि एक्सप्रेशन करना आती है, तो होगा नहीं। सांकेतिक विचार भी आप सांकेतिक विचार ही आप शारीरिक भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हाथ से हिला करके आप किसी का अभिवादन करते हैं, या फिर हाथ हिला करके आप मना करते हैं, या फिर आप उंगली को ऊपर करके मुंह को बंद करने का दिखाते हैं कि चलो मुंह को ऐसे जैसे चुप करने का निशान होता है वो आप करते हैं। तो हाथ और पैर, इसके द्वारा जैसे पैर है तो कभी आप पैर उठा करके भी इशारा करके जो है संकेत करते हैं। तो ये सभी फिजिकली जो है लैंग्वेज जो है उसके माध्यम से यदि आपको कम्युनिकेट करना होता है तो वो सांकेतिक संचार के अंतर्गत आता है। इसमें विजुअल का कोई रोल नहीं है। विजुअल हुआ जो कि दिखा करके आप करते हैं। जैसे ही आप फिजिकली बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आप किसी को कम्युनिकेट करेंगे तो वो क्या होगा, सांकेतिक संचार ही होगा। चलिए इंडिकेशन के रूप में ही आप कर पाएंगे, जैसे कि हाथ से आप किसी को हिला करके इशारा करते हैं कि टाटा बाय बाय करते हैं। तो ये सभी जो है सांकेतिक संचार हैं जो कि शारीरिक भाषा के माध्यम से किए जाते हैं। चलिए 26वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारस्परिक तथा स्थिति प्रतिनिधियात्मक तर्क की एक औपचारिक विधि है। तो वाद विवाद,
वाद विवाद जो है वो म्यूचुअल और स्थिति प्रतिनिधित्वात्मक तर्क की औपचारिक विधि है। व्यापार बैठक होगा नहीं, प्रश्नावली होगा नहीं, साक्षात्कार होगा नहीं, पारस्परिक है, यानी म्यूचुअली हो रहा है, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तो वो वाद विवाद में ही होगा। तो वाद विवाद जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए 27वां नंबर प्रश्न देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ न्यूज, रीजनल न्यूज, लोकल न्यूज, ऑब्जेक्टिव न्यूज। तो देखिए रीजनल न्यूज़ तो आप जानते होंगे, लोकल न्यूज़ भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव न्यूज़ कभी आपने सुना है क्या? बिल्कुल नहीं सुने होंगे। तो निश्चित रूप से इसका सही आंसर जो होगा वो पहला और दूसरा होगा। देखिए रीजनल न्यूज़ हो गया क्षेत्रीय, जैसे आप जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के आसपास का। इसके बाद लोकल न्यूज़, लोकल न्यूज़ स्थानीय न्यूज़ को कहा जाता है, यह भी न्यूज़ का एक प्रकार है। फॉरेन न्यूज़ भी होता है, आप जानते ही होंगे। नेशनल न्यूज़ भी होता है, टीवी पे आप देखते होंगे या फिर आप एफएम पे सुनते होंगे। तो फॉरेन न्यूज़ भी आप सुनते होंगे कि अभी मान लीजिए फॉरेन में क्या हो रहा है, कौन सा जो है वाद विवाद हो रहा है अमेरिका के बारे में या फिर ईरान के बारे में, कोई भी कंट्री के बारे में कहिए, या कोई भी घटना के बारे में जो कि फॉरेन विदेश में होता है, वहाँ का भी न्यूज़ बन के आता है। तो फॉरेन का भी न्यूज़ होता है, कोई नेशनल न्यूज़ भी होता है जिस जो कि राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, कोई कार्यक्रम आयोजित हुए या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई भी कार्यक्रम हुआ तो नेशनल न्यूज़ भी वो बनता है। लोकल न्यूज़ भी होता है, मान लीजिए आपके लोकल में किसी की घटना हो गई, कोई किसी का मर्डर हो गया, तो वो सब तथ्य जो है लोकल न्यूज़ में आता है। रीजनल न्यूज़ हो गया एक खास क्षेत्रीय का। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप पटना के एरिया में रहते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि गया के एरिया में हैं, या फिर आप मान लीजिए कहीं पे मध्य प्रदेश के भोपाल के एरिया में हैं, तो या फिर आप राजस्थान में मान लीजिए जोधपुर के एरिया में हैं, या फिर असम में गुवाहाटी के एरिया में हैं, कहीं के खास एरिया को, जैसे पटना में मान लीजिए मगध का क्षेत्र है तो वो रीजनल न्यूज़ के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में झांसी मान लीजिए या फिर भोपाल मान लीजिए, तो भोपाल के आसपास का जो भी न्यूज़ आएगा वो सारा रीजनल न्यूज़ आ जाएगा। लेकिन एक खास क्षेत्र, मान लीजिए भोपाल में कोई एक खास गांव है, कोई खास एक जगह है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ल्ड है, या कहने का मतलब है कि जो खास क्षेत्र के लिए अगर माना जाएगा बिल्कुल ही लिमिटेड में, तो वो लोकल होगा। और लोकल से यदि थोड़ा सा प्रसार होगा, जिला लेवल पे कहिए या फिर स्टेट लेवल पे कहिए, तो वो रीजनल हो जाएगा। और यदि पूरे देश के लेवल पे कहिए तो वो नेशनल हो जाएगा। और विदेश के में अगर जाइएगा तो वो फॉरेन न्यूज़ होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव न्यूज़ तो होगा ही नहीं। तो कहता है कि कौन सा जो है वो न्यूज़ का टाइप नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव न्यूज़ नहीं होगा। और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो पहला और दूसरा होगा। उम्मीद है कि आप डिस्कस से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ज़रूर समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न को आप बिल्कुल बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कुछ आप पढ़ के ही जाइएगा तो वहाँ बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि बचपन से लेकर अभी तक आपने पढ़ी हैं, सीखी हैं, वे सभी तथ्य भी एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है कि प्रचार किया जाना है, तो प्रचार आपको पब्लिश किया जाना है, तो फिर क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सेप्ट में कौन सा सही नहीं है? यह उच्च स्तर की विशेषता वाला एक सामरिक उपकरण है, यह एक निःशुल्क लेखन है। तो देखिए कौन सा कथन सही है एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में, तो दोनों ऑप्शन होगा। आप सही से इसको तार्किक विवेचन कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए जो इजी प्रश्न है उसे हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। चलिए 29वां नंबर प्रश्न देखिए, जनसंपर्क में निम्नलिखित में से किसे अनैतिक आचरण माना जाता है? जनसंपर्क भी पूछा जाता है, उसके यदि आप अवगुण और गुणों को देखेंगे तो उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सरकार द्वारा विकास के लिए पीआर को नियोजित करना, अनुकूलन, समाचारों का दमन, व्यापार में वृद्धि, अभिव्यक्ति के अधिकार की मान्यता। तो कहता है कि जनसंपर्क में जो है किसी अनैतिक आचरण माना जाता है। तो अनैतिक आचरण कह रहा है तो क्या होगा? अनुकूल समाचारों का दमन। अनुकूल समाचारों का यदि आप दमन कर देते हैं तो इसे अनैतिक आचरण माना जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनसंपर्क का तत्व नहीं है? काफ़ी आसान प्रश्न है। जनसंपर्क मास कम्युनिकेशन का कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो आत्मबोध। आत्मबोध जो है
वो जनसंपर्क का तत्व नहीं है। सामाजिक जिम्मेदारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल है। जनमत की प्रवाह बिल्कुल है। द्विविमागरीय संचार बिल्कुल है। तो आत्मबोध जो है वो जनसंपर्क का तत्व नहीं है। मास कम्युनिकेशन का एलिमेंट आत्मबोध नहीं होगा। एकदम काफ़ी आसान है, बिल्कुल इजी प्रश्न यह है। चलिए 31वां नंबर प्रश्न देखिए। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म हैज 4 Cs व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। कहता है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म जो है उसमें 4 सीज हैं। 4 सीज से मिलकर के 4 सी से मिलकर के ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म बना है। तो उसमें से कौन सा जो है एक नहीं है। तो देखिए क्लियरिटी स्पष्टता बिल्कुल, कलर बिल्कुल, इसका कंसिस्टेंस यह भी बिल्कुल होगा, इसका कॉन्नोशन जो है यह नहीं होगा। चलिए फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन था और 4C टाइप्स जो है ब्रॉड जर्नलिज्म का है उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन था। चलिए अगला 32वां नंबर क्वेश्चन देखिए। सक्सेस इन कम्युनिकेशन रिजल्ट आउट ऑफ मैनेजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। राइट एवोल्यूशन, राइट मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन होगा कि सक्सेस इन कम्युनिकेशन रिजल्ट यानी कम्युनिकेशन के रिजल्ट में सक्सेस होना है तो आउट ऑफ मैनेजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो आउट ऑफ मैनेजिंग यानी मैनेजिंग के आउट के लिए कौन सा जो है फॉलोइंग स्टेप जो है वो सही होगा यदि आप कम्युनिकेशन में सक्सेस होना चाहते हैं। तो राइट एवोल्यूशन बिल्कुल सही। राइट एवोल्यूशन आप करेंगे तभी आप देख पाएंगे कि क्या सही जो है न्यूज चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है या फिर उसमें क्या खामियां हैं। राइट मोटिवेशन भी एकदम जरूरी है। सच्चा मोटिवेट जो है कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रखता है। यदि आप कम्युनिकेशन में राइट मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेट करने से क्या होता है कि आप में तो आत्मविश्वासता बढ़ती ही है, साथ ही साथ आप जिसे मोटिवेट करते हैं वो सामने वाला व्यक्ति भी कम्युनिकेशन के प्रति काफ़ी सचेत हो जाता है और उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होगा। यदि आपको कम्युनिकेशन रिजल्ट को सक्सेस वे में देखना है तो क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी लेना होगा। साथ ही साथ आप जिसके बीच कम्युनिकेट करना चाहते हैं उन्हें भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिखाना होगा। तो निश्चित रूप से तीनों ऑप्शन इसके सही जवाब हैं। चलिए 33वां नंबर प्रश्न देखिए। द गिवन इमेज इज मोड ऑफ सेंडर, कोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर। तो यह कम्युनिकेशन का जो है एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन को यदि आप इमेज फॉर्म में देखेंगे तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से रिलेटेड स्टूडेंट जो है यह काफ़ी आसानी से इसे बना देते हैं। तो चलिए ये भी काफ़ी आसान प्रश्न था। 34वां नंबर प्रश्न देखिएगा था। रेडियो की निगरानी में निम्नलिखित में से कौन सी अभिलक्षण सही नहीं है? सही है। अभिलक्षण का मतलब हो गया गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है रेडियो की निम्नलिखित में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सही है? एक, रेडियो अभिग्राही पोर्टेबल है। बिल्कुल सही, पोर्टेबल होता है। आप देखे होंगे रेडियो अभी भी आपको बहुत जगह दिख जाएंगे। रेडियो क्या होता है कि एक छोटा सा हैंडल टाइप में पोर्टेबल आइटम्स होता है न्यूज़ सुनने के लिए। अब हालांकि रेडियो जब से टीवी आ गया है, दूरदर्शन आ गया है तो इसकी महत्ता कम हो गई है, लेकिन आपके घर में या फिर पुराने ज़माने के समय में आपने जरूर रेडियो को देखा होगा। रेडियो क्या है कि पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है और काफ़ी आसानी से इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, इसीलिए इसे पोर्टेबल आप कह सकते हैं। तो कहता है कि कौन सा रेडियो का जो है, रेडियो भी जो है कम्युनिकेशन का एक अच्छा साधन है और रेडियो की महत्ता भले ही अभी के समय में कम हो गई होगी लेकिन आज से पूर्व रेडियो की महत्ता को आप भली भांति जानते होंगे। चाहे गाना सुनने की बात हो या फिर मैच को सुनने की बात हो या फिर कोई समाचार सुनने की बात हो, सभी जो है रेडियो जो है पहले के लोग यूज करते थे। तो रेडियो एक अभिग्राही पोर्टेबल है। बिल्कुल सही, रेडियो को आप ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, काफ़ी आसान होता है ले जाना, काफ़ी छोटा भी होता है, काफ़ी लाइट वेट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो पहला सही है ही। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, रेडियो का उपयोग करना सरल है। बिल्कुल आसान है रेडियो का उपयोग करना सरल। आप कहीं भी ले सकते हैं, रख सकते हैं इसे। आप रेडियो को कहीं लटका के हैंग करके भी रख सकते हैं।
आप रेडियो को वॉल पर भी रख सकते हैं, उसमें हैंगिंग करने वाले के लिए फीते लगे होते हैं, स्टैंड लगी हुई होती है, रेडियो का आप उठा करके एक जगह दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से यदि देखा जाए तो टेलीविज़न की अपेक्षा रेडियो का यूज करना अभी भी मैं मानता हूँ कि काफ़ी ईजी है, क्योंकि टेलीविज़न को चलाने के लिए क्या होता है कि आपको लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, फिर एक जगह फिक्स कीजिए, कहीं एक जगह दूसरे जगह ले जाइएगा टेलीविज़न को, टीवी को, तो क्या होता है कि वो दिक्कत होता है। लेकिन रेडियो को यदि आप यूज करते हो तो काफ़ी पोर्टेबल करने में भी ईजी है और साथ ही साथ उसको उसका उपयोग करना भी काफ़ी सरल है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि इस तरह के प्रश्न जो है आप लॉजिक के आधार पर बिल्कुल बना सकते हैं। आप घबराएं नहीं, यदि आप इस पद को भरे हैं तो निश्चित रूप से अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप लॉजिक लगा करके बना सकते हैं। तो ये प्रश्न भी काफ़ी आसान है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है वर्गीकृत एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे बहुत छोटे प्रकार में सेट किए गए छोटे कथन हैं, उनका उद्देश्य समान तथा उत्पाद प्रस्तुत करना है। देखिए वर्गीकृत क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना वो छोटे प्रकार में सेट किए जाते हैं और उसमें आपका कथन सेंटेंस भी जो होता है वो छोटा ही होता है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जैसे ही हो गया तो उसका जो भी होगा वो सारा छोटा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता टेलीफोन जैसे संचार के आधुनिक तरीकों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बेहद आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे। जो टेलीफोन के आविष्कारक किसे कहा जाता है तो ग्राहम बेल को। ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन के आविष्कारक हैं। वहीं यदि टेलीविज़न के आविष्कारक आ जाए तो जे एल बेयर्ड साहब होंगे। टेलीविज़न के आविष्कारक आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न टीवी का आविष्कार किया था और टेलीफोन का आविष्कारक जो है वो ग्राहम बेल ने किया था। उम्मीद है कि आप ये प्रश्न जानते होंगे। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक स्थूल कार्य नहीं है। तो देखिए स्थूल कार्य पूछा जा रहा है, स्थूल मतलब हैवी, भारी। तो कम्युनिकेशन का कौन सा हैवी कार्य नहीं है। कल्पनात्मक कार्य, एकदम बिल्कुल सही जवाब। कल्पनात्मक कार्य जो है वो कम्युनिकेशन का एक हैवी वर्क नहीं है। काव्यात्मक कार्य बिल्कुल, निर्देशात्मक बिल्कुल, डायरेक्टिव इन्फॉर्मेटिव होगा ही, भावनात्मक कार्य भी होगा। कम्युनिकेशन यदि आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि गद्य और पद काव्य के रूप में भी आप उसे लिख सकते हैं। निर्देशात्मक, निर्देश इन्फॉर्मेटिव भी होता है, डायरेक्टिव भी होता है वर्क उसके द्वारा। भावनात्मक भी होता है, इम्प्रेसिव भी होता है, लेकिन कल्पनात्मक कार्य उसके द्वारा नहीं होता है। संचार का कल्पनात्मक कार्य जो है वो उसका हैवी कार्य नहीं है। तो ये भी लॉजिक पर आधारित प्रश्न था। उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब होगा। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। कहता है कि मास कम्युनिकेशन का कौन सा निम्नलिखित में से फंक्शन है। इट इज ए ग्रेट इंटीग्रेटिंग टूल, इट इज ए मेजर सोर्स फॉर कल्चर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। एकदम दोनों सही जवाब है। ग्रेट इंटीग्रेटिंग टूल भी है और मेजर सोर्स ऑफ कल्चर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का भी। कल्चरल अगर आपको सोर्स को प्रमोट करना है तो उसके लिए भी यह एक मेजर सोर्स है, साथ ही साथ एक ग्रेट इंटरेस्टिंग टूल भी है। क्योंकि मास कम्युनिकेशन के में जो है विभिन्न प्रकार के विधाओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें मनोरंजन के साधन नाच गान गा करके या डांस के द्वारा या फिर अच्छे तरह से इसे कलात्मक एवं चित्रात्मक प्रस्तुति करके इसे दर्शाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि यह एक ग्रेट इंटरेस्टिंग टूल बन जाता है। और यदि आपको कोई भी कल्चर को प्रिजर्वेशन करना है, सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है या फिर इसे प्रमोट करना है अर्थात इसे बढ़ावा देना है, तो उसके लिए भी यह क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा मेजर सोर्स के रूप में कार्य करता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था और लॉजिक के आधार पर इसका आंसर आप दे सकते थे। ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों जो है मास कम्युनिकेशन के फंक्शन है। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतर व्यक्तिय संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है इंटरनल और वो भी इंटरनल एज ए पर्सनल कम्युनिकेशन के रिलेशन में आपको इसका सही जवाब देना है। कहता है यह स्वयं को संवाद करना है, सम्मेलनों में भाग लेना इसका एक उदाहरण है। बिल्कुल सही। अंतर
व्यक्तित्व संचार अगर करना है तो सम्मेलन में भाग लेना एकदम आधार है। यदि आप सम्मेलन में भाग लेते हैं कहीं भी, तो इसका एक एग्जाम्पल आप बनते हैं। सम्मेलन में भाग लेने से क्या होता है कि आपका सेल्फ जो है पर्सनल डेवलप होता है, आप कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। तो सम्मेलन में भाग लेना इसका एग्जाम्पल बिल्कुल है। आपका जो अंतर व्यक्तित्व है, आपका जो इंटरनल पर्सनलाइज्ड है, उसको जो है इसके द्वारा क्या होता है कि एक निखारपन आता है। तो सम्मेलन में भाग लेना इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसके द्वारा आपका जो पर्सनली जो व्यक्तित्व है उसमें कम्युनिकेशन का एक नया भाव आता है। यह स्वयं से संवाद करना है, बिल्कुल स्वयं से संवाद भी आप करते हैं। यदि आप कहीं पे इंटरपर्सनली कम्युनिकेट होते हैं तो आप स्वयं से भी इस बात को विचारने, महसूस करने, रियलाइज करने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आपने क्या सीखा, या फिर आप किसी से कम्युनिकेट होते हैं तो उसने आपको क्या कहा या फिर आपने उसे क्या कहा। तो ये स्वयं से भी संवाद करने का एक बेहतर तरीका है, क्योंकि अंतर व्यक्तित्व पूछा जा रहा है, आपका सेल्फ पर्सनल कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए 40वां प्रश्न को देखते हैं। किसी संगठन या संस्थान के प्रोफाइल, इतिहास, प्रदर्शन तथा उपलब्धि या उत्पादों के दृश्य प्रदर्शन को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रदर्शनी कहा जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है, उसके प्रोफाइल, उसके हिस्ट्री, प्रदर्शन और उपलब्धि या उसके प्रोडक्ट को विजुअली हमको प्रेजेंट करना है, तो उसको क्या कहेंगे? अभियान तो नहीं कह सकते हैं ना, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कहेंगे, विज्ञापन पट भी नहीं कहेंगे, प्रदर्शनी, बिल्कुल प्रदर्शनी होगा। हम लोग कहते हैं ना कि प्रदर्शनी लगाया गया है। जैसे कृषि उत्पाद होता है मान लीजिए कहीं भी, तो आप देखते होंगे कृषि उत्पाद का भी प्रदर्शनी लगाया जाता है। या फिर कोई मेला आप देखते होंगे, वहाँ पर भी प्रदर्शनी लगाया जाता है। जैसे कोई भी संगठन है या कोई भी डिपार्टमेंट है या कोई मान लीजिए इंस्टीट्यूट है, उसका क्या हिस्ट्री रहा है, उसका क्या प्रोफाइल है, उसका वर्ष में क्या उपलब्धि हुआ। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ही ले लीजिए, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी वर्ष में जितने दुर्घटना को रोके गए या फिर जितने दुर्घटना के कारण मृत्यु हुआ, उन सभी का क्या होता है कि प्रदर्शन किया जाता है। या फिर उसने क्या किया कि जो भी उपलब्धि पाया कोई किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी क्षेत्र में, यदि आप उसके हिस्ट्री, उसके इन्फॉर्मेटिव तथ्यों को या उसके प्रोडक्ट्स को बताते हैं, तो उसे आप प्रदर्शनी कहेंगे। आपने सुना होगा कि मेला में प्रदर्शनी लगा हुआ था, तो वहाँ क्या होता है कि कोई भी संगठन, डिपार्टमेंट या फिर इंस्टीट्यूट का जो है उसी के प्रोफाइल, इतिहास को बताया जाता है। तो इसका सही जवाब निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर चौथा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर समझ गए होंगे। चलिए 41वां प्रश्न देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ पब्लिक रिलेशंस 4 स्टेज प्रोसेस? तो फैक्ट फाइंडिंग, प्लानिंग, एवल्यूएशन एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। 42वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दार्शनिक ग्राइस ने सहयोगशील व्यवहार के 4 मैक्सिमम या सिद्धांतों का वर्णन किया है, जितना वक्ता संवाद में पालन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन सिद्धांतों में से एक नहीं है? तो व्यवहार का सिद्धांत। देखिए दार्शनिक ग्राइस का यदि आप पढ़ेंगे ना, तो नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। उसमें फ्रेंड्स ने जिन्होंने की एग्जामिनेशन दिया था, हालांकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने निगेटिव कुछ ज़्यादा ले लिया था, लेकिन उससे मतलब नहीं है। यह T20 मैच की तरह है आज का एग्जामिनेशन। यदि 4 या 5 प्रश्न उनका सही हो जाता तो निश्चित रूप से वे सेलेक्ट हो जाते, लेकिन फिलहाल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अपने नोट्स में इस बात को लिखा है, मैंने देखा था कि दार्शनिक ग्राइस जो है उन्होंने सहयोगशील व्यवहार के लिए 4 मैक्सिमम सिद्धांत का वर्णन किया था, जिसमें कि रीति का सिद्धांत भी दिया गया है उनके द्वारा, मात्रा का भी सिद्धांत दिया गया है, रिलेशनशिप का भी सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार का सिद्धांत जो है वो नहीं है, बिहेवियर प्रिंसिपल नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलिए 43वां प्रश्न देखिए। द रिसीविंग प्रोसेस इन कम्युनिकेशन इज नॉट मेड अप ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेप? तो इसका सही जवाब जो होगा वो इनकोड होगा। इनकोड जो है वो रिसीविंग प्रोसेस कम्युनिकेशन में स्टेप के लिए नहीं बनाया गया है। चलिए 44वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 ईस्वी में। राष्ट्रीय फिल्म विकास NFDC की स्थापना कब की गई थी? 1980 ईस्वी में। चलिए 45वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत में मुद्रण प्रौद्योगिकी कब आई?
यानी मुद्रण टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, प्रेस टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 1556 ईस्वी में आप जानते होंगे कि पुर्तगाली, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि भारत में प्रिंटिंग की जो देने हैं वो पुर्तगालियों की है। सर्वप्रथम पुर्तगाली ही भारत में मुद्रण टेक्नोलॉजी को लाए और पुर्तगाली जो है 1556 ईस्वी के आसपास आए थे। 1556 ईस्वी का समय जो है पुर्तगालियों के लिए एक अच्छा स्वर्णकाल का समय माना जाता है, क्योंकि उस समय जो है पुर्तगाली गतिविधियां भारत में अच्छे तरह से फैली थी। तो हिस्ट्री में आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का योगदान किन्होंने दिया, तो पुर्तगालियों ने, और वो समय क्या था, तो 1556 ईस्वी। तो उसी से रिलेटेड यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मुद्रण टेक्नोलॉजी, प्रेस टेक्नोलॉजी कब जो है सो आई थी, तो 1556 ईस्वी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 46वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क का उद्देश्य है? ध्यान आकर्षित करना, समझ प्रदान करना। निश्चित रूप से दोनों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। जनसंपर्क का पर्पस पूछा जा रहा है तो ध्यान आकर्षित करना यह भी होगा। ध्यान आकर्षित करके ही ना आप जनसंपर्क करते हैं। दूसरा समझ प्रदान करना, समझ जो है अंडरस्टैंडिंग प्रदान करना भी जो है जनसंपर्क का उदाहरण है। चलिए उम्मीद है कि इसका सही जवाब आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब है। चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जनमत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका गठन व्यक्तियों द्वारा एक समूह बनाकर किया जाता है, बिल्कुल सही। मत प्रचार तथा जनमत एक ही चीज है, बिल्कुल सही। खास करके मत का प्रचार, कोई एक खास आप मत, ये मत सोचिएगा यहाँ वोट के बारे में कह रहा है, कोई खास एक थ्योरी या फिर कोई खास एक विचार भी जो है उसका भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों के बीच कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो भी जो है जनमत ही है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों होगा। हरा रंग का जो टिक किया हुआ है, ग्रीन टिक जो है वो सही जवाब बताता है, आप जानते होंगे। चलिए, एक आँख को रगड़ने की शारीरिक भाषा क्या दर्शाती है? आप आँख को रगड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप निरस्ता में हैं, आप इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, आपके इंटरेस्ट में कमी हो रही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा है। बिल्कुल लॉजिक के साथ इसका आंसर आप दे सकते थे। आँख को रगड़ने की फिजिकल बॉडी क्या दर्शाती है? यदि आप आँख को रगड़ते हैं इसका मतलब है, ऑप्शन को पढ़िए, अधीरता बिल्कुल नहीं, खुलापन बिल्कुल नहीं, ध्यान अगर रहेगा आपको कम्युनिकेट के प्रति, या फिर आप मान लीजिए आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और आप आँख को रगड़ करके देख रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, आँख को रगड़ रहे हैं, या फिर आप कभी देखते होंगे कि आप कोई टीवी देखते होंगे या फिर कोई भी ऐसा तत्व को आप पढ़ते होंगे, बुक हो या फिर कोई मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, तो आप आँख को रगड़ने का प्रयास करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप बेझिल जब महसूस करते होंगे या नीरसता की भाव आप में आती होंगी, आप में इंटरेस्ट कम हो जाता है, तब जो है आप आँख को रगड़ने का कोशिश करते हैं। पढ़ाई के क्रम में या फिर देखने के क्रम में, मूवी क्रम में, कोई भी क्रम हो, कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी गतिविधियां हो, तो उसी से संबंधित काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया था कि आँख को रगड़ने की शारीरिक भाषा किसको दर्शाती है, तो निरस्ता को दर्शाएगी। चलिए ऑप्शन के आधार पर इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। 49वां नंबर प्रश्न देखिए, इन मास कम्युनिकेशन द टर्म मास डिनोट्स, काफ़ी आसान प्रश्न है और ख़ास करके मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के तो ये समझिए माउथ में हमेशा रटा हुआ प्रश्न होता है कि मास कम्युनिकेशन में मास किसको डिनोट करता है, तो रेंज और एक्सटेंट ऑफ पीपुल ऑफ प्रोडक्शन, इसी को ये डिनोट करता है। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंपर्क में संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील स्तर शामिल होता है? तो जागरूकता तथा स्वीकृति। देखिए जनसंपर्क में संचार की जो प्रोसेस है उसमें कौन सा प्रगतिशील स्तर, तो संक्रिय और व्यसन ये होगा नहीं, स्वीकृति और अति प्रशंसा यह भी बिल्कुल नहीं, प्रशंसा और व्यसन यह भी नहीं, तो क्या होगा, जागरूकता तथा स्वीकृति। जनसंपर्क में संचार की प्रक्रिया में प्रगतिशील स्तर का यही प्रबंधन होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। चलिए 51वां नंबर प्रश्न देखिए, सामाजिक सेवा विज्ञापन को डॉट डॉट भी कहा जाता है, तो सार्वजनिक सेवा विज्ञापन इसका सही जवाब होगा। सामाजिक सेवा विज्ञापन है तो उत्पाद विज्ञापन
इस उत्पाद से तो सामाजिक सेवा को कोई लेना देना है ही नहीं। राष्ट्रीय विज्ञापन, नेशनल एडवर्टाइजमेंट, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो सार्वजनिक सेवा विज्ञापन ही इसका सही जवाब होगा। सामाजिक सेवा आप कर रहे हैं, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो सार्वजनिक होगा, सबके लिए होगा, सबके लिए सार्वजनिक सेवा से संबंधित रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होगा। तो सार्वजनिक सेवा विज्ञापन को सामाजिक सेवा विज्ञापन भी कहा जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न था, लॉजिक के आधार पर आप इसको बना सकते हैं। चलिए 52वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संचार एक गतिशील प्रक्रिया है। संचार डिजाइन करना एक आसान प्रक्रिया है। तो देखिए कहता है कौन सा कथन सही है। संचार एक गतिशील प्रक्रिया, संचार एक मूवेबल प्रोसेस है, बिल्कुल सही। संचार डिजाइन करना एक आसान प्रक्रिया है, एकदम नहीं। संचार को डिजाइनिंग करना एक जटिल प्रोसेस होता है। आप डिजाइन जैसे ही करिएगा तो क्या होगा कि प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। डिजाइनिंग करना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, कैसे लिखना है ताकि वो अट्रैक्टिव हो, पब्लिक के बीच जो है इंटरेस्टेड हो, तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा जटिल प्रोसेस होता है। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा सही है, तो सही जो है होगा वो क्या होगा, पहला नंबर ऑप्शन होगा, जो कि है संचार एक गतिशील प्रक्रिया है। संचार मूवेबल प्रोसेस है। आप एक जगह संचार बनाएं, कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या होता है, मूव करते रहता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर चौथे, इसी प्रकार वो बढ़ते जाता है, तो वो मूव करता है, वो मूवेबल प्रोसेस है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर पहला होगा। चलिए, और हमने संचार डिजाइन करना बताया आपको कि यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस संदर्भ में ऑप्शन नंबर पहला अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही जवाब है। चलिए 53वां नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कह रहा है कि प्रभावी संचार यानी क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, एकदम प्रभाव होना चाहिए कम्युनिकेशन का, आपने जो कम्युनिकेट किया है उसका कोई ना कोई इफेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए, अच्छे संचार के लिए उचित संस्कृति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। अगर अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो आपको अच्छा सिचुएशन बिल्कुल होना चाहिए। संचार में मौन भी एक भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। यदि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को और उसमें आप स्टॉप हो जाते हैं, एकदम चुपचाप हो जाते हैं, एकदम मौन रहते हैं, तो वो भी क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। मान लीजिए हम किसी को कोई चीज़ के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो जो है बिल्कुल मौन है, एकदम इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो फिर क्या होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा उस कम्युनिकेशन का। वो कम्युनिकेशन आगे जो है ब्रूस्टअप नहीं कर पाएगा, वो कम्युनिकेशन क्या होगा कि आगे फैल नहीं पाएगा, वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा, आगे जो है वो बूस्ट नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से मौन जो है वो एक, मौन का मतलब है यहाँ पे एकदम शांत रहना, एकदम समझिए मौन का अर्थ यहाँ पे हो गया स्टॉप रहना, कुछ नहीं बोलना, एकदम चुपचाप गमगीन रहना। तो वो भी क्या है कि एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि कम्युनिकेट करने वाला व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है, वो समझ जाता है कि मेरा जो है कम्युनिकेशन उसमें व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों इसका सही जवाब है। आप अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए, आप खुद से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए 54वां नंबर प्रश्न देखिए, व्हिच इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसएमएस इन कम्युनिकेशन। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार जीके में भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो शॉर्ट मैसेजेज सर्विस, यदि आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल जान लीजिए, आपके लिए यह जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप कई बार बोलते होंगे और एसएमएस सुने होंगे, देखे भी होंगे, क्योंकि आज का डिजिटल युग में बिना एसएमएस का तो कोई काम होगा ही नहीं। आप कहते हैं ना कि एसएमएस आएगा या एसएमएस कर देंगे, तो आखिर एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी तो जानना चाहिए। अगर नहीं जाने हैं तो आज जान लीजिए, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस एसएमएस का फुल फॉर्म। बोलते हैं ना, अच्छा चलो मैं एसएमएस कर दूंगा, चलो मैं एसएमएस आपको भेज दूंगा। आप बैंक से पैसे निकालते हैं, आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, या व्हाट्सएप पे भी आप क्या करते हैं, एसएमएस करते हैं, मैसेज भेजते हैं। तो एसएमएस जो है वो क्या होता है, शॉर्ट मैसेजेज सर्विस। चलिए इसे शॉर्ट मैसेज क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि जनरली एसएमएस में क्या होता है कि जो शॉर्ट चीज़ें हैं वही आप लिखते हैं। शॉर्ट मैसेज लिख करके ही जो है आप इसे सेंडर को सेंड करते हैं, इसे आप भेजते हैं, इम्प्रेस करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम जो है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस दिया गया है, एसएमएस। चलिए बेहद इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए एसएमएस का फुल फॉर्म। नहीं जानते हैं तो अभी लिख लीजिए
और इसे याद कर लीजिए, बेहद काम आएंगे ज़िंदगी में। कहीं भी आप सुनते ही होंगे अरे एसएमएस कर देना, तो एसएमएस का फुल फॉर्म आज से बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। चलिए 55वां नंबर प्रश्न देखिए, विभिन्न मीडिया का उपयोग करके संचार का विकास निम्नलिखित में से किसकी सक्रिय भागीदारी से ही संभव है? स्वैच्छिक संगठनों, संबंधित नागरिकों। दोनों इसका सही जवाब होगा, दोनों ऑप्शन इसका सही है। कहता है विभिन्न मीडिया का उपयोग करके संचार का विकास निम्नलिखित में से किसकी सक्रिय भागीदारी से ही संभव है? सक्रिय भागीदारी आपको करना है और सक्रिय भागीदारी से संभव बनाना है, विभिन्न मीडिया का यूज करके संचार का डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए क्या होगा? स्वैच्छिक संगठनों को भी आगे आना होगा, जो स्वैच्छिक संगठन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे क्या होगा कि आगे आना होगा, उनकी भूमिका जो है अपनी सक्रिय करनी होगी। और संबंधित नागरिक जो कि विभिन्न मीडिया का उपयोग करते हैं और वे संचार का विकास में अपना सक्रिय भागीदारी देना चाहते हैं, तो उन संबंधित नागरिकों को भी आगे आना होगा और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपनी भागीदारी दिखानी होगी। तो पूछा जा रहा है कि मास कम्युनिकेशन का एक अच्छा डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि मास कम्युनिकेशन का अगर अच्छा डेवलपमेंट करना है, मास कम्युनिकेशन को बृहद स्तर पर फैलाना है, एक्सटेंड करना है, पब्लिक के बीच इसे पब्लिश करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन और संबंधित नागरिक दोनों को क्या होगा? आगे आना होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों होगा। चलिए 56वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में संचार के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों का उपयोग किया जा सकता है? ये जो है कम्युनिकेशन का ओरल और रिटेन दोनों रूप का उपयोग के बारे में पूछा जा रहा है। जब दर्शक की भागीदारी जरूरी होती है, बिल्कुल एकदम सही है। जब इष्टतम समझ की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। जब इष्टतम समझ का मतलब हो गया नज़दीक से नज़दीक, पॉइंटेड अंडरस्टैंड जिसे आप कहते हैं, तो उसके भी जब आवश्यकता होती है और दर्शकों की भागीदारी की भी जब जरूरी होती है, तो दोनों में जो है मौखिक और लिखित दोनों रूप का यूज जो है होता है। चलिए 57वां नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड न्यूज? कहता है इंडिया एंड बांग्लादेश टू हैव बायलैटरल टॉक्स ऑन सम इशू। बिल्कुल, ये जो है एक इशू है और ये हार्ड न्यूज है। हार्ड न्यूज का मतलब क्या? देखिए न्यूज दो प्रकार का, एक सॉफ्ट न्यूज और एक हार्ड न्यूज। हार्ड न्यूज क्या होता है कि मतलब जो कि जिसमें कि खास इशू ना बनता हो, वो क्या होता है कि आपका हार्ड न्यूज के अंतर्गत जो है नहीं आता है। जिसका हार्ड न्यूज मतलब जिसमें एक इशू, खास उम्दा इशू बन जाए और इशू से संबंधित उस पर डिस्कस हो। मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, या फिर मान लीजिए कोई विवाद हो गया भारत पाकिस्तान के बीच, या भारत अमेरिका के बीच, या ईरान नेपाल के बीच, या कोई कंट्री के बीच, जिसका कि प्रभाव वैश्विक स्तर पर पूरे वर्ल्ड पर उसका इफेक्ट हो, या फिर वहाँ के सोशल पे उसका इफेक्ट जरूर हो, तो वो हार्ड न्यूज हो जाता है। और सॉफ्ट न्यूज हुआ वैसा न्यूज जो कि आमतौर पे होते रहता है, या फिर उसका प्रभाव जो है किसी खास व्यक्ति, संगठन या व्यवस्था पे होता है। वे पूरे जन समुदाय या फिर पूरे पब्लिक को वो इफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट न्यूज के अंतर्गत आएगा। मर्डर हुआ तो मर्डर से रिलेटेड जो फैमिली है, जो पर्सन है, जो मेंबर है, जो सोसाइटी है, वहाँ पे थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट होगा, और पूरे देश में या फिर पूरे समाज में पूरी तरह से इसका इफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत बस फैमिली पे, किसी का मान लीजिए मर्डर हो गया, तो मर्डर का होना एक एग्जाम्पल जो है वो सॉफ्ट न्यूज का है। क्योंकि सॉफ्ट न्यूज में मतलब हल्का न्यूज, उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए तो वो बड़ा है, लेकिन पूरे समुदाय के लिए जो है आप उसे सॉफ्ट कहेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से अब आप समझ जाएंगे हार्ड क्या हुआ, सॉफ्ट क्या हुआ। मैंने बता दिया, कोई भी ऐसा विवादित मुद्दा जिसका कि प्रभाव पूरे सोशल समाज पे पड़े, पूरे जो है एरिया पे पड़े, पूरे राष्ट्र पे पड़े, तो वो क्या हो जाएगा? हार्ड न्यूज हो जाएगा। तो कह रहा है हार्ड न्यूज का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? इंडिया और बांग्लादेश टू हैव बायलैटरल टॉक ऑन सम इशू। बिल्कुल सही, ये तो होगा ही हार्ड न्यूज। इंडिया और बांग्लादेश दोनों जो है टॉक कर रहे हैं अपने इशू के बारे में, तो ये तो हार्ड न्यूज है। शॉप ऑनर किल्ड बाय सर्वेंट, बिल्कुल ये भी जो है हार्ड न्यूज है। द प्राइम मिनिस्टर मेकिंग ए स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट अबाउट द
इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, एकदम बिल्कुल यह भी हार्ड न्यूज होगा। द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ ए फिल्म स्टार, एकदम ये सॉफ्ट न्यूज है। वेडिंग सेलिब्रेशन हो रहा है कोई फिल्म स्टार का, तो उससे आम पब्लिक को क्या मतलब है, उससे जनसत्ता को क्या मतलब है, इससे जन समुदाय को क्या मतलब है। वेडिंग सेलिब्रेशन हो रहा है कोई फिल्म स्टार का, तो वो बस फिल्म स्टार के लिए है या फिर उसके फैमिली मेम्बर के लिए है, उसका प्रभाव पूरे सोसाइटी पे थोड़ी पड़ने वाला है। तो यह जो है आपका हार्ड न्यूज ऑप्शन के आधार पे यहाँ देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा होगा। शॉप ऑनर किल्ड बाय सर्वेंट, कोई भी नौकर के द्वारा जो है शॉप ऑनर को मार दिया गया है, तो यह भी हार्ड न्यूज के अंतर्गत यहाँ ऑप्शन के आधार पे आ जाएगा। क्योंकि शॉप ऑनर है तो हो सकता है वो बहुत बड़ा शॉप ऑनर हो, उसका समाज में अच्छा प्रभाव हो, और एक उम्दा सा छोटा सा वो नौकर के द्वारा जो है वो मार दिया गया है। तो क्या होगा कि यह भी जो है आपका हार्ड न्यूज के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन के आधार पर यह देखना है यहाँ पे। लेकिन वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ फिल्म स्टार ये क्या होगा, सॉफ्ट न्यूज के अंतर्गत आएगा। इतना जान लीजिए कि सॉफ्ट न्यूज हो गया क्या ना, कि जिसका कि कोई खास इफेक्ट नहीं हो, विभिन्न समाज परिवार समुदाय तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं हो, तो वो सॉफ्ट न्यूज होगा। हार्ड न्यूज होगा क्या, कि जो कि पूरे, जिससे कि पूरा समुदाय समाज इफेक्टेड हो, उसका प्रभाव जो है वैश्विक स्तर पे हो या नेशनल स्तर पे हो, तो वो उसको हम लोग हार्ड न्यूज कहेंगे। ऑप्शन के आधार पे आप 2-3 बार पढ़िए, निश्चित रूप से आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। चलिए 58वां नंबर प्रश्न देखिए। जनसंपर्क के अनुभवी अभ्यासकर्ता जो फ्रीलांस आधार पर काम करते हैं तथा जिनकी सेवाएं विशिष्ट कार्यों के लिए अल्पावधि समनुदेशन के लिए की जाती हैं डॉट डॉट हैं, तो पीआर सलाहकार है। पीआर सलाहकार इसका सही जवाब होगा। चलिए 59वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक कम्युनिकेशन, कहता है पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए कौन सा जो है सही कथन है। कहता है इट लैक्स द पर्सनल टच, द स्किल ऑफ द पर्सन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, कहता है कि कौन सा कथन जो है पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए सही है। इट लैक्स द पर्सनल टच, बिल्कुल सही है। पर्सनल टच, व्यक्तिगत टच को जो है, यानी पर्सनली जिसे आप कहते हैं, यह बहुत ही लैक मतलब कम मात्रा में जो है यह फील करता है। पब्लिक कम्युनिकेशन है तो पब्लिक के बीच इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, पर्सनली इसका नहीं होता है, पर्सनली बेहद कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। दूसरा नंबर देखिए, द स्किल ऑफ द पर्सन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल एकदम सही है। व्यक्ति का जो है पर्सनल स्किल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। किसके लिए, तो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका जो है सही जो है जवाब ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही जवाब है, जो कि पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए दोनों कथन यहाँ पे सही है। चलिए अंतिम नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कहता है कम्युनिकेशन का कौन सा तथ्य जो है नहीं है। द फिजिकली एंड सोशल सेटिंग, द कोड, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कौन सा एलिमेंट है। तो फिजिकली एंड सोशल सेटिंग बिल्कुल है। फिजिकली और सोशल सेटिंग मतलब फिजिकली मतलब क्या, फिजिकली आप शारीरिक रूप से पहुंच करके या सोशल गतिविधि करके जो है आप कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो निश्चित रूप से यह एलिमेंट है। और दो, कोड के रूप में भी आप जो है कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरे जगह संप्रेषित करते हैं, भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो कोड हो गया क्या, जैसे कि मान लीजिए कम्युनिकेशन का एलिमेंट के लिए कोड, अब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि ऑपरेशन बदर का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद कहीं पे स्वर्ण मंदिर टेम्पल में भी जो कोई भी ऑपरेशन जो चलाया जाता है तो उसको भी कोड नाम दिया जाता है। जैसे ऑपरेशन वज्र प्रहार के नाम सुने होंगे, या फिर ऑपरेशन नमस्ते, या ऑपरेशन गंगा। इस तरह के करंट अफेयर्स आपने पढ़े हो ना, कि कोई भी कम्युनिकेशन जैसे कि करना है तो उसको एक कोड दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ऑपरेशन वज्र प्रहार नाम दिया जाता है, यह युद्धाभास है दो सौ के बीच, ठीक है। तो उसे एक कोड के रूप में दे दिया जाता है ताकि बाकी लोग नहीं समझ सकें, लेकिन उसे रिलेटिव लोग समझें। कोड के रूप में से ऑपरेशन बदर हो गया, ऑपरेशन नमस्ते हो गया, ऑपरेशन प्रहार हो गया,
तो ये सब आप ऑपरेशन के बारे में सुने होंगे, जो कि विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए किया गया था। तो आप कर सकते हैं कि कोडिंग करके, कोड वर्ड दे करके भी कम्युनिकेशन को एलिमेंट के रूप में व्यवस्थित करके एक जगह से दूसरे जगह संप्रेषित किया जाता है। द फिजिकली एंड सोशल सेटिंग, सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी सेटिंग करके जो है कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। तो कम्युनिकेशन को यदि आप एलिमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे तत्व निश्चित रूप से देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के सेशन में हमने कुल 60 प्रश्नों को देखा। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 40 प्रश्न जो है आने वाले हैं, खास करके यदि आप एमसीआरई का एडवर्टाइजमेंट डालते हैं और यदि आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो पीआर, पीआरओ और जो भी मास कम्युनिकेशन मीडिया से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी सहायताफुल होंगे, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये 60 क्वेश्चन। और इस 60 क्वेश्चन को देखने के बाद खास करके जूनियर रिसेप्शन पद के लिए यदि आप इच्छुक हैं, चाहे वो कोई भी संस्थान क्यों ना हो, तो उसके लिए आपको काफ़ी फ़ायदे मिलने वाला है। 60 क्वेश्चन को देखने के बाद आप यह निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि इसमें से 20 या 30 प्रश्न ऐसे हैं जिसे कि आप लॉजिक के आधार पे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों में से कौन कौन से इस पद को भरने वाले हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि इसके और भी जो जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसे भी डिस्कस किया जा सके। वीडियो लंबा हुआ है लेकिन डिस्कशन में आप पढ़ेंगे, डिस्कस करके पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो वीडियो लंबा होगा ही, ये मैं मानता हूँ। और आपको इसे समझना होगा क्योंकि 60 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं और ऐसे ही 40 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, खास करके आप यदि एम्स के लिए इच्छुक हैं और मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपके लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें, खास करके यदि आप इस पद को भरने वाले हैं या फिर इस पद को भर रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि आप इस पद को भर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर के या फिर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म मीडिया से संबंधित जो भी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिससे कि काफ़ी प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन आप तक जो है अवेलेबल करवाया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।